who are going to participate today. मेरा नाम लियाकत गुराया है और मैं अपनी छोटी सी कंपनी रन कर रहा हूँ यहाँ पे कागनाक के नाम से स्वीडन के अंदर। मैं पिछले 2004 में एज ए स्टूडेंट स्वीडन आया था और उस वक्त से इधर ही हूँ, स्वीडन के अंदर ही। फ्रॉम 2010 ऑनवर्ड मैंने अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया, अपनी कंसल्टेंसी फर्म, बिजनेस के लिहाज से, नॉट स्टूडेंट, बिजनेस के लिहाज से। तो वो मैं रन कर रहा हूँ। साथ में मेरा अपना, काफी लोगों को क्वेश्चन पूछे आप करते क्या हैं वहाँ पे। मैं थोड़ा सा कंट्री साइड पे रहता हूँ, जोन शॉपिंग और खोवडे के दरम्यान में। खोवडे जस्ट मेरे घर से 10 मिनट की ड्राइव पे और जोन शॉपिंग तकरीबन 40 मिनट लग जाते हैं मुझे। साथ में मेरे बिजनेस है, मेरे स्कूल्स हैं इधर, फ्रॉम 1 to 6 ईयर प्री स्कूल्स 3 हैं और मेरे 2 दूसरे स्कूल हैं जो 1 to 6। और इसके अलावा थोड़ी सी और चीजें मैं करता हूँ, बिजनेस कंसल्टेंसी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट थोड़ा सा काम करते हैं हम लोग। ये तो मेरे मतलब हो गया। मैं पिछले तकरीबन 1.5 ईयर से सदीक साहब के साथ एज ए, कह लें आप, म्यूचुअल वी वर्किंग टुगेदर। और इनके स्टूडेंट्स जो इधर आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ उनको किसी किस्म का भी प्रॉब्लम, उनको पर्सन नंबर से, उनको एस्टेब्लिशमेंट के लिहाज से, उनको सेटलमेंट के लिहाज से वो ना आए। तो आई डिड माई बेस्ट in last 1 year whenever he call or anybody call with his reference. Lot of respect for him here overall in all universities. मैं कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूँ। BTH में जैसे आपके मुबशर खान साहब हैं, खोडे में सईद ज़ीशान साहब हैं, कोथरम्बे में आतिफ शाह साहब हैं, इसी तरह आमिर शरीफ साहब हैं, सोत्रा साहब वैखो में, लीनियस में। तो आपका एक नेटवर्क जो है ना स्टडी लिंक का या स्टडी एजुकेशन लिंक्स का, उनके साथ मेरा डेली बेसिस पे रब्ता रहता है। So thank you for all, for everything, and we start with questions or anything which Deeksha want to continue. सर मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आप लोगों को? आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। एक्चुअली जाकिर साहब, आज का जो सेशन था ना वो इस हवाले से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था। एक्चुअली डेफिनेट स्टूडेंट्स के भी हम क्वेश्चंस लेंगे। जो रिसेंट थोड़ी सी चेंजिंग्स आई हैं इमिग्रेशन के हवाले से या सेटलमेंट अपॉर्चुनिटीज के हवाले से, तो मेरी थोड़ी सी ये थी ख्वाहिश कि जो स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी ये वाला नया बैच है जो ऑटम 2021 में वहां पे आएंगे, तो आपको पता ही है जो काफ़ी ज़्यादा लोग पाकिस्तान से जो मूव करते हैं वो फैमिलीज़ के साथ जाते हैं, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जी कि उनको पता चले कि वहाँ पे अकोमोडेशन कैसी है, या जो लोग फैमिली के साथ मूव कर रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन के हवाले से उनके क्वेश्चंस होते हैं। उसके अलावा जो है वो मेडिकल के हवाले से वो पूछते हैं जी मेडिकल की फैसिलिटीज़ क्या हैं, वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हैं, और डेफिनिटली वंस अगेन जो सेटलमेंट का ट्रैक है वो क्या होगा, वर्किंग आवर्स स्टूडेंट्स को कितने अलाउ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें लोग आपसे सुनना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आप हमेशा हमें अकोमोडेट करते हैं और टाइम देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो हमारे इन लाइव सेशंस में आते हैं, आपका नंबर भी लेते हैं और उनको भी आप गाइड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आई नो कि बड़ा आपका टफ सा स्केड्यूल होता है, लेकिन फिर भी आप हमारे लिए टाइम निकालते हैं। तो पहले थोड़ा-सा हमें यानी कि इसका इंट्रोडक्शन दे दें, और सेकंड लैंग्वेज के हवाले से जो स्वीडिश लैंग्वेज है, क्योंकि पहले तो वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन अब न्यू रूल्स में पता चल रहा है कि जी स्वीडिश लैंग्वेज जो है वो जिन लोगों को आती होगी वही पीआर के लिए क्वालीफाई करेंगे। तो प्लीज़ आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें मार्केट, जॉब मार्केट, फिर जैसे-जैसे क्वेश्चंस चलते जाएँगे हम आगे चलते जाएँगे जी कि जी, थोड़ा-सा। मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ स्वीडन के बारे में पहले, ठीक है? जी, जी। जैसे कि आप लोगों, मेजॉरिटी ऑफ आपके स्टूडेंट इधर हैं ऑलरेडी आपके साथ, आपके एलुमनाई, आप सेशन करते रहते हैं उनके साथ, स्टूडेंट के साथ भी। और मैं स्वीडन को स्कैंडिनेविया में एक इम्पोर्टेंट है कंट्री, सबसे बड़ा कंट्री भी है स्कैंडिनेविया का, पॉपुलेशन के लिहाज से भी और एरिया के लिहाज से भी। अगर इसके नेबर कंट्री के साथ हम जाए, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड जो स्कैंडिनेविया के अंदर बाकी 4 कंट्री हैं, तो नॉर्डिक में सबसे बड़ा मुल्क है स्वीडन। स्वीडन के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। लेकिन जैसे कि आपने खुद ही एक्सप्लेन किया, लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, रहेगा, और वो उसको हमने ओवरकम करना है। इट डजंट मैटर कि हर जगह के आपको लैंग्वेज मिलनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपके भेजे हुए स्टूडेंट जो लास्ट सेमेस्टर में आए थे, मेरे उनके दोनों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं और उनके साथ मीटिंग्स भी होती रहती हैं, वीकली भी हम मिलते हैं, मंथली भी। तो
दे बोथ, मैं जो हस्बैंड वाइफ हैं दोनों जॉब कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं आफ्टर 6 मंथ। So it is just a matter of जबरदस्त। time. You will be settled. It's a matter of time. Nothing is impossible here. सेकेंड हो गया एजुकेशन के लिहाज से, बच्चों के लिहाज से स्वीडन को आप करें अगर कंपेयर करते हैं कैपिटल स्टेट से, जो जैसे यूनाइटेड स्टेट है, यूके है या ऑस्ट्रेलियन, सो वहाँ पे ये होता है कि आपको हर चीज के लिए पे करना पड़ता है कैपिटल स्टेट में। ये स्वीडन एक सोशल स्टेट है, यहाँ पे क्या बच्चों की एजुकेशन, आपकी अपनी हेल्थ, हर चीज इट्स कवर्ड बाय द गवर्नमेंट विच वी आर पेइंग टैक्सेस हम पे करते हैं, उसके रिवार्ड में हमें हर चीज मिलती है। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बड़े शहरों में जो तो टोटल 39 इंग्लिश स्कूल है, और बाकी जो एक ही कैरिकुलम पढ़ाया जाता है फ्रॉम क्लास 1 से लेके जिम्नेजियम लेवल तक या कॉलेज लेवल तक। तो यहाँ पे टू एजुकेशन सिस्टम नहीं है, यहाँ बीकन हाउस, यहाँ पे अपने जैसे है पाकिस्तान के अंदर ओ लेवल ए लेवल, ये यहाँ पे नहीं है। स्वीडन के अंदर ऐसा कोई भी सीन नहीं है, ठीक है। तमाम बच्चों को, तमाम स्टूडेंट को, इवन यू आर प्राइम मिनिस्टर और यू आर ए क्लीनर, आपके बच्चे एक ही एजुकेशन सिस्टम में पढ़ेंगे और सेम लेवल होगा। यहाँ कोई स्कूल्स के अंदर कोई रिजल्ट सेरेमनी नहीं होती, यहाँ पे किसी को डिसीजन कर ही नहीं किया जाता कि आप इतने मार्क्स, आपका ए ग्रेड है, आपका बी ग्रेड है। हर चीज हर बंदे को उसके मार्क्स के लिहाज से उसका क्लास टीचर उसको बताता है, ठीक है। और रह गया एस्टेब्लिशमेंट, तो एज कंपेयर आप करें किसी भी यूरोपियन मुल्क के लिहाज से, तो स्वीडन में बहुत ईजी है। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग आए थे यहाँ पे, तो 2004 में यहाँ ला था कि अगर आप कोई भी बंदा अपनी कंपनी स्टार्ट करता है, बिजनेस रन करना चाहता है स्वीडन के अंदर, तो उसको विद इन 4 मंथ वो परमानेंट रेजिडेंस दे देते थे। उन्हीं बेस पे हम लोगों को परमानेंट रेजिडेंस मिल गया था। फिर 2008 में लॉ चेंज किए और उसमें 2 साल के लिए कि जो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं 2 ईयर, जो वर्क परमिट लेते हैं उनको 4.5 ईयर लग जाते हैं उस प्रोसेस से गुजरते हुए। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जैसे आपने 30 क्रेडिट मुकम्मल किए, अगर आप आईटी में हैं या प्रोफेशनल किसी और में हैं, हेल्थ में हैं, डॉक्टर हैं, फिर तो वो आपका फार्मास्यूटिकल्स है आपका, तो आपके लिए बहुत इजी, आप उधर ग्रो करके जा सकते हैं लैंग्वेज सीख के। उसका शॉर्ट वे मैं आपको बताता हूँ। आपने 30 क्रेडिट मुकम्मल कर लिए, पहला सेमेस्टर मुकम्मल हो गया, तो आपने अपने जो भी है अपना बिजनेस अप्लाई कर दिया। ड्यूरिंग दैट टाइम इफ यू डोंट स्टार्ट बिजनेस, you can complete your language and get your license for as a profession। तो उस तरफ आप एक साइड पे चले गए, वहां पे आप सेटल हो जाते हैं। दूसरी साइड पे जो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनका तो श्योरली 100% वो सेटल हो जाते हैं, कोई ऐसा मसला ही नहीं होता स्टेट के अंदर। और कुछ क्वेश्चंस है इस तरह के कि मैं मिडिल फैमिली से मैं फी पे नहीं कर सकता इसके बाद। देखिए आप लोगों ने अगर कंटिन्यू नहीं कर सकते, मैं तो सबको ये कहूंगा कि आप आके स्टडी मुकम्मल कर लें, ताकि आपको व्हाइट कॉलर जॉब की तरफ जाना चाहिए, ना कि लेबर मार्केट की तरफ से। जी सदीक साहब। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं लियाकत साहब। ये नहीं कि ज्यादातर जो आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ज्यादातर लोगों को यही चाहिए कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें और जो है फिर जाएं जॉब्स की तरफ, जो है ना। जी तो प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जाएं, बजाय इसके कि आप शॉर्ट वे ढूंढ के, डेफिनेट के उसमें आपको रास्ता कम हो जाता है, आपकी ट्रैवलिंग कम हो जाती है, आपको जो है आपके मंजिल तक आपका डेफिनेट एम ये होता है कि मैं यहाँ सेटल हो जाऊं, ठीक है। और 99% स्टूडेंट आपके जो आए हैं वो सारे सेटल होंगे। सही सही सही, ठीक हो गया। अच्छा लियाकत साहब, आप ये नहीं कि जो न्यू रूल्स आए हैं यानी कि पीआर के हवाले से, उसमें इन्होंने लैंग्वेज को बड़ी इंपॉर्टेंस दी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि पहले तो बड़ा आसान था, अगर लैंग्वेज नहीं भी थी तो स्टूडेंट्स जो है वो पीआर की तरफ चले जाते थे। आप इसका थोड़ा सा बताइएगा कि। जी सदीक साहब, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग जो पहले आए थे ना स्टूडेंट्स, हम लोगों में जी आज जी तक किसी के पास भी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट नहीं है। बेशक 10-10 साल से हम लोग रह रहे हैं, क्योंकि उसकी जरूरत ही पेश नहीं आई थी कभी हम लोगों को कि हमने किसी को सही। शो करना है। डेफिनेटली चलो ओके, मेरा और था कि मैंने सीखनी थी किसी और वजह से, मैंने प्रिंसिपल की ट्रेनिंग पे मुझे चांस मिल गया जाने के लिए, ठीक है। अच्छा, वरना नॉर्मली स्टूडेंट सारे जितने, अगर मैं फॉल्शो पे कंपेयर करूँ तो यहाँ पे 20 फैमिलीज रहती हैं टोटल मेरे टाउन के अंदर, ये मेरे घर सही के सराउंडिंग। तो उन सब लोगों में से सारे 20 के 20 उनकी फीमेल लोग तो जॉब करते हैं, कोई बंदा भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, और सारे स्टूडेंट है, सारे सेटल हुए हैं यहाँ पे। लेकिन उनमें से जबरदस्त। किसी ने भी लैंग्वेज कंप्लीट नहीं किया आज तक, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं थी। जॉब मार्केट के अंदर उनको चांस मिल गया था तो वो सेटल हो गए हैं सारे। अब ये है कि
2015 में जैसे आपको पता है कि सीरिया की वार के बाद बहुत से लोग स्वीडन आए, तकरीबन अराउंड 350 लोगों के ना रेजिडेंस परमिट दिए। उस ड्यूरेशन में जो लोग आए उनमें से मेजॉरिटी वो और हमारे लकीली हम लोगों का ये कि पाकिस्तान में हम लोगों को आदत है, हम लोग काम करते रहते हैं, ठीक है। 99% आवर कम्युनिटी इज वर्किंग, जस्ट 1% ऑनलाइन ऑन सोशल सर्विसेज। अच्छा, तो जो वो लोग थे जो आए थे उन्होंने काम कुम नहीं किया, उन्होंने लैंग्वेज नहीं सीखी, बस उन्होंने अपने ग्रुप्स बना लिए। तो इस वजह से मीडिया में और पॉलिटिकल पार्टी में अंदर एक बहुत बड़ा ट्रॉमाइल है यहाँ पे कि इमिग्रेशन की वजह से सारे क्राइम है स्वीडन के अंदर, इन्हीं की वजह से सारे मसाइल हैं, इन्हीं की वजह से सारी चीजें हैं। अगर ये लोग ना, जैसे अब न्यू ईयर नाइट पे तकरीबन 3 शहरों में जो थी फायरिंग हुई, 2 लोगों की डेथ्स हुई हैं, वो इस वजह से। तो इसलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि अब तमाम लोग जो भी, अगर उन्होंने कैलकुलेशन देखी जाए ना, जो उनकी एवरेज है फॉरनर बॉर्न जो चिल्ड्रन है या लोग आते हैं यहाँ पे अडल्ट लोग, तो उनकी ओनली मार्केट में 7 to 8% है प्लेस, बाकी लोगों की क्यों नहीं है। स्वीडन के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने फोकस करते हुए कि आइंदा उसी को परमानेंट किया जाएगा जिसको लैंग्वेज आती है, और वो लैंग्वेज ऐसी है जो हम लोग हैं इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, हम उसको 1 महीने में कवर कर लेते हैं। सी लेवल जो उन्होंने रखा है हर बंदे ने। जी क्या जी लेवल सर उन्होंने रखा है? सर, एसएफई स्वेंस्का फॉर इनवांडरिंग इसको कहते हैं, स्वेंस्का फॉर इनवांडरिंग स्वीडिश लैंग्वेज में, और दूसरी सब है स्वीडिश फॉर इमिग्रेंट्स, एसएफई। एसएफई का जो लेवल सी है बहुत ही लोएस्ट लेवल है, वो बंदा भी जिसने पाकिस्तान स्कूल ना गया वो भी 2 महीने में मुकम्मल कर लेता है। जबरदस्त हो गया, यानी कि ये रिक्वायरमेंट इतनी टफ नहीं है। It's not tough at all. It's not tough at all. We are educated and we can do it very easily. जबरदस्त हो गया। अच्छा नेता जी, जबरदस्त। ये तो यानी कि लैंग्वेज के हवाले से तो हम लोग बहुत डर रहे थे। मैं क्या शायद पता नहीं काफी कोई उन्होंने हायर लेवल मांग लिया लैंग्वेज स्टूडेंट्स के लिए जो आपके जितने भी हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं या हम लोग आए, हमारे लिए ये कुछ भी नहीं है लैंग्वेज लेवल। हाँ, उन लोगों के लिए जो इलिटरेट हैं या जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, हमें ये बेनिफिट मिलता है, एज मिलता है दूसरे स्टूडेंट पे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे जो अरेबिक कंट्री से आते हैं कि उनकी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं। हम तो स्टार्ट से ही, हमें जब पैदा होते हैं इंग्लिश में ग्रो करते हैं, और फिर हमारी एजुकेशन उसके बाद इंटरमीडिएट के बाद तो हर चीज ही इंग्लिश में है, ठीक है। ऐसा ही है। आप कॉमर्स में पढ़े, आईसीएस करें, जो भी करें, और ए लेवल ओ लेवल वालों को तो कोई मसला नहीं। और इंग्लिश और सेम है, जैसे हम उधर पानी को कहते हैं वाटर, इंग्लिश में ये वातन कहते हैं, सिर्फ ई आर डा के ई एन लाना है, तो इट्स नॉट ए बिग इशू। वो तो हम आपके साथ मिलके इंशाल्लाह कुछ स्टूडेंट्स हैं अभी हम लोग जो लैंग्वेज प्रोग्राम है वो स्टार्ट भी कर रहे हैं। एजुकेशन लिंक्स वालों का और हमारा प्लान है कि हम मिलके इंशाल्लाह आफ्टर 9 अप्रैल जब एडमिशन लिस्ट पहली आ जाएगी मास्टर की, तो राइट अवे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लैंग्वेज क्लासेस ऑनलाइन, सेम ऑन ज़ूम। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा लियाकत भाई, अब एक क्वेश्चन यानी कि बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट, आपको ही पता है स्वीडन ना ज्यादातर वो लोग चूज करते हैं, यानी कि बहुत सारी डेस्टिनेशंस अदर देन स्वीडन भी हैं, जैसे यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, और इसके अलावा और भी यूरोपियन कंट्रीज हैं जो लो प्रोफाइल में, जैसे इटली आ जाता है, स्पेन है, हंगरी है, पुर्तगाल है, पोलैंड है, हंगरी, चेक है, यस जी जी बिल्कुल। तो लोग जो है थोड़ा सा स्वीडन को प्रेफर इस वजह से भी करते हैं कि यहाँ पे जो है वो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज एज कम्पेयर टू उन कंट्रीज के ज्यादा है, और सेटलमेंट के चांसेस भी ज्यादा हैं। तो आईटी के हवाले से तो हमारी काफी हद तक बात होती रहती थी, कंप्यूटर साइंसेज, आईटी, नेटवर्क फोरेंसिक, कंप्यूटर साइंसेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है जिनको डेवलपमेंट का काम आता है, उनके लिए तो यहाँ पे अच्छा खासा जो है वो स्कोप है। वो तो लास्ट टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी न्यू भी हमारे साथ हैं जो ये जानना चाह रहे हैं कि अभी जो है वो जो करंट सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की, तो उसकी वजह से जो कंप्यूटर साइंसेज और ये आईटी वाले लोग हैं उनकी जॉब्स पे कोई फर्क पड़ा है कि वैसे ही चल रहा है सिस्टम अभी तक उनका? देख भाई, नई हायरिंग अभी कम हुई है, आईटी कंपनीज ने कम की है कि उनको आगे से जो उनके सर्विस प्रोवाइडर थे ना जिन कंपनी को, उनमें थोड़ा शॉर्टफॉल डेफिनेट आया। ये सिर्फ स्वीडन में नहीं, इकोनॉमिकल आप कह लें शॉर्टफॉल तो पूरी दुनिया में है, इकोनॉमी हिली एक दफा कोविड की वजह से, लेकिन एज कंपेयर टू अदर सर्विसेज आप कह लें कि जैसे सेल था, बहुत सी क्लोथ शॉप थी, शूज की जो चेन स्टोर थे बड़े बड़े, अमेज़न को भी बहुत फर्क पड़ा है। यहाँ पे स्वीडन के अंदर मैं एग्जांपल देता हूँ, एक हमारा बड़ा स्टोर है, स्कैंडिनेविया का सबसे बड़ा है। अगर स्वीडन में जो भी स्टूडेंट इंशाल्लाह आएंगे आपके, वो जरूर विजिट करें, और आप भी जब आए उला रेड,
यहाँ उसकी पर डे जो सेल है वो 40 मिलियन स्वीडिश क्राउन है, 40 मिलियन स्वीडिश क्राउन पर डे। लेकिन अंदर दिस पैंडेमिक उनकी सेल आ गई 8 मिलियन पे। तो जो बड़े बिग स्टोर थे, सेल स्टोर थे, चेन स्टोर, उनको तो फर्क पड़ा है, ठीक है, लेकिन आईटी प्रोफेशनल को कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, ये फर्क पड़ा है कि उनका ऑफिस जाने की बजाय घर से काम करते हैं सारे। दे हैव स्टिल देयर जॉब्स, दे कंटिन्यू देयर जॉब्स एंड दिस फील्ड इज ग्रोइंग। आपको जितने भी आईटी प्रोफेशनल होंगे सबको जॉब मिलेगी। तो स्वीडन में जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले संडे जो था 26 तारीख को पहली वैक्सीन शुरू हुई थी। यहाँ प्लान गवर्नमेंट ने ये बनाया कि 100 ईयर से 80 से 100 जो हैं उनको सबसे पहले, फिर 70 टू 80 और फिर उसके बाद बाकी। लेकिन हम सब लोगों को, पूरी स्वीडन की पॉपुलेशन, इवन आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, यहाँ के रेजिडेंट हैं, आपको समर से पहले हर बंदे को वैक्सीन 2 दफा मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जबरदस्त हो गया। अच्छा, अच्छा जॉब के लिहाज से आपके जस्ट मिनट, लेट मिनट, आई विल फिनिश। अच्छा, जॉब के लिहाज से जो आईटी के लोग हैं उनका सेम है। मेडिकल के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, फार्मासिस्ट के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए, ठीक है। तो उनके लिए हम एक और भी इंशाल्लाह प्रोग्राम जल्दी शुरू कर रहे हैं आपके साथ मिलके। नहीं इंशाल्लाह जरूर सर, वी आर वेटिंग। हमारे पास जो है ये देखिए पैरामेडिकल जो है जी, पैरामेडिकल स्टाफ, क्योंकि वहाँ यहाँ पे डिमांड है गवर्नमेंट का। मैं एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ा था पार्लियामेंट में पिछले हफ्ते, तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट 5 ईयर में 250,000 वर्कर चाहिए आउटसाइड से मेडिकल साइंस में। अच्छा लियाकत भाई, ये देखिए जब भी हमारा लाइव सेशन होता है ना, तो जो स्टूडेंट्स हैं ना जो आईटी के अलावा है, वो जो सोशल साइंसेज का बैकग्राउंड है जिनका और बिजनेस का बैकग्राउंड है, और खुसूसन जो टीचिंग, बहुत सारी टीचर्स भी हैं, यानी कि अभी भी लाइव सेशन में भी एक दो टीचर्स हैं जो ऑलरेडी स्कूल्स में पढ़ा रही हैं। तो उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे कि उनको क्या करना चाहिए ताकि उनको वहां पे आके जो है वो प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े, कैसे वो अपनी जॉब सिक्योर कर सकती हैं, और उसके हवाले से भी थोड़ा सा गाइड करें। जो बिजनेस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में भी कुछ बताएं, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसपे हमने कभी भी बात नहीं की है। हम लोग की हमेशा जब भी बात होती है वो आईटी के हवाले से ज्यादा होती है, मेडिकल साइंस, जी बिल्कुल जी, और मेडिकल साइंसेस में भी आ जाती है। सदीक भाई, मेरा अपना एज ए प्रोफेशन, मैंने अगर अपना बैकग्राउंड देखूं, मैं एक्सप्लेन एक करता हूँ सिर्फ कि मैंने एमबीए भी किया हुआ था, मैंने एमएससी से पहले की थी एंटोमोलॉजी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो मेरे पास दोनों ये थी चीजें कि मैं बायोमेडिसिन में चला जाऊं या मैं बिजनेस में प्रोवाइल करूं, ठीक है। तो मैंने, अच्छा, किसी को हर फील्ड के अंदर लोगों की जरूरत रहती है हमेशा। आप कभी नहीं स्टॉप कर सकते कि आईटी की वजह से आप बाकी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स को या टीचर को। टीचर की मैं एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ फोर्डे यूनिवर्सिटी में 2 स्टूडेंट हैं, मे बी आप उनको जानते हैं या नहीं, शहजाद अनवर वगैरह जानते हैं उनको, वो सीनियर स्टूडेंट हैं, उनकी दोनों की मिसेज जो है वो यहाँ पे टीचर हैं, वो दोनों जॉब कर रही हैं। अगर आप मेल स्टूडेंट है, फीमेल स्टूडेंट है, पहला राइट वे आप ये करें कि पाकिस्तान से जब आपका एडमिशन हो जाता है ना, उसी दिन से आप हमारे साथ रब्ता करें या सदीक साहब के साथ रब्ता करें। अपनी डिग्री अपने एचई से टेस्टेड करवाई है, हम उनको यूएचआर या हाउसस्कूल रोडेट उसको कहते हैं, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट फॉर हायर एजुकेशन इन स्वीडन, उसको हम भेज दें वहां से आपके आने से पहले, ताकि वैल्यूएशन उनकी हो जाए आपकी डिग्रीज की। जब आपकी डिग्रीज की वैल्यूएशन हो जाती है, वो आपको बताते हैं कि आपकी बीएड की डिग्री इक्वल है स्वीडिश बीएड के बराबर है, आपकी एमएड की डिग्री इक्वल है स्वीडिश एमएड के, और आपका जो एक्सपीरियंस है उसको वो काउंट कर लेते हैं डे 1 से, अगर आपकी डिग्री वैल्यूएट हो जाए राइट टाइम पे। तो अच्छा, सेकंड स्टेप होता है आपको लैंग्वेज का। सेम वही प्रोसेस, जब आपकी डिग्री इक्विवेलेंस हो गई, तो जैसे मेडिकल प्रोफेशन के लोग करते हैं कि उनको सोशल सिविलियंस से जाके अपना लाइसेंस लेना पड़ता है, इसी तरह टीचर को स्कूल वर्कत, उस डिपार्टमेंट का नाम है स्कूल वर्कत। अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप लोग वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। स्कूल वर्कत में जाके आप लोग उसी अपनी वैल्यूएशन को प्लस अप्लाई करते हैं अपनी डिग्री के लिए, प्रोफेशनल लाइसेंस के लिए। तो जैसे ही आपकी डिग्री वैल्यूएशन होगी, आपको लैंग्वेज लेवल सेम प्रोफेशनल लैंग्वेज लेवल पे पहुंच के तो आपको टीचिंग का लाइसेंस मिल जाता है। यहाँ टीचर को भी 4.5 साल बाद लाइसेंस मिलता है, डॉक्टर को भी 4.5 साल बाद ही लाइसेंस मिलता है, जो यहाँ पे पढ़ते हैं इनके लोकल लोग। तो सेम है, जैसे मेडिकल साइंस में स्वीडन, कुछ लोग कहते हैं कि स्वीडिश लोग नहीं पढ़ते। मैं पोलैंड गया था तकरीबन इस समर के अंदर एक वीक के लिए, तो वहां पे मैं बहुत सारे स्वीडिश स्टूडेंट को मिला हूँ जो यहाँ पे जिनको एडमिशन नहीं मिला वो वहां पे पढ़ रहे हैं मेडिकल साइंस। तो टीचर के लिए सर देयर इज नो हर्डल, दे कैन गेट लाइसेंस, दे कैन गेट जॉब। एंड टीचर की सैलरी कितनी है? हाँ, यहाँ पे जो प्री स्कूल की टीचर्स हैं ना सर, जो छोटे बच्चों को रखती हैं, फूड स्कूल जिसको कहते हैं, या डॉगीज पुराने वक्तों में कहते थे, जो डे केयर होते थे,
ठीक है। जी जी उनकी सबसे ज्यादा सैलरी होती है, वो स्टार्ट करती है 40 से लेके 45,000। आप कह लें पाकिस्तानी तकरीबन 7.5 लाख रुपए महीना। अगर आप यही जाते हैं कॉली लेवल पे तो वहां पे उसको 33,000 मिलता है, वहां थोड़ी कम मिलती है 10,000, क्योंकि इनकी जॉब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है छोटे बच्चों के साथ, तो उनका सैलरी लेवल हाई है। हमारे वाला नहीं कि प्राइमरी स्कूल हो सबसे कम और यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा। नहीं सही बात है, जबरदस्त हो गया। तो सर आप ये देखिए अच्छा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पर मेरा रह गया, सॉरी, मैं मुकम्मल कर लूं। जी जी बिल्कुल, मैं भी हाँ उसी जी, तरफ ही आ रहा था कि जी, जी, बिजनेस वाले जो जो students। बिजनेस के लोग हैं या बाकी सोशल साइंसेज के लोग हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी रहती है। जैसे अभी 2 लड़के पिछले हफ्ते, हसन था एक और है स्टॉकहोम में, तो उन दोनों को ग्रांट्स में एक कंपनी ने नए प्रोडक्ट जितने भी बिजनेस ऑनलाइन है, ये बल्कि एक और स्टूडेंट भी आपके रेफरेंस से उन्होंने मुझे फोन किया था, वो वेफो यूनिवर्सिटी में ही थी, अभी शिफ्ट हुई है पिछले हफ्ते, उनको मिली है जॉब एज ए डिजिटल मार्केटिंग की स्टॉकहोम के अंदर। जबरदस्त। तो देयर इज नॉट एनी वे दैट दे स्टॉप एवरीवन। वो एज रहता है आईटी वालों को, वो पाकिस्तान में भी है, मेडिकल साइंस में वहां पे भी है, यहाँ पे भी रहेगा। सही सही। तो सर बिजनेस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप कोई मशवरा देना चाहेंगे कि वो यहाँ से क्या करके आए जो उनके लिए वहाँ पे वैल्यूएबल? लैंग्वेज ही डेफिनेटली मेरे ख्याल में जो बिजनेस वाले स्टूडेंट्स हैं अगर वो भी अपनी Sir, लैंग्वेज स्किल्स language को is a improve key. Language is a key. But language not disturb you when you are living in Stockholm or Gothenburg in big cities. There are a lot of multinational companies you can get easily job. And many students travel to Copenhagen, they apply job there and they get job in business and social science के लिए तो अगर आपको लैंग्वेज आती है ना, सोशल साइंस वालों को सबसे ज्यादा काम मिलता है यहाँ पे, स्टोर्स पे, ओल्ड होम्स में, शॉप्स के अंदर, अगर लैंग्वेज वो थोड़ी सी सीख ले। मैं सही तमाम स्टूडेंट से पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ सर, कि लैंग्वेज इज अ की। अगर स्वीडन के अंदर 1 मिलियन लोग भी आ जाए ना वीजे लगा के, सबको काम मिलेगा अगर लैंग्वेज सीखेंगे तो। सही। लियाकत साहब मेरे ख्याल में ना अब हमारी थोड़ी सी डिस्कशन हो गई है, इस दौरान में अगर किसी स्टूडेंट का कोई जी, क्वेश्चन है मैं तो क्वेश्चन एक प्लीज। आया, मैं पहले उसका सर रिप्लाई कर लूँ। जी जी व्हाट वीजा रेशियो फॉर मास्टर स्टूडेंट 2 ईयर प्रोग्राम। मास्टर स्टूडेंट आपको पता है कि पहले 2010 तक तो सारे 2 साल में एडमिशन होता था और इजीली था, मिल जाता एडमिशन। उसके बाद इन्होंने 1 साल के कोर्सेज कर दिए, और पिछले 2 साल से अब लेनियस ने और बहुत सी यूनिवर्सिटी ने 2 साल के शुरू कर दिए हैं कोर्सेज। रेशो, वीजा रेशो 6 मंथ की हो या 1 साल की या 2 साल की, 6 मंथ इस वक्त इस वजह से पॉपुलर नहीं है, या उस प्रोग्राम में आप नहीं आ सकते कि कोविड की वजह से क्लासेस ऑनलाइन थी, तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा किसी को भी वो अप्लाई करे या उसके लिए जाए। ठीक है, 2 ईयर मास्टर रेशो बहुत अच्छी है, आपको आराम से वीजा मिल जाएगा, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। जो बेसिक इसमें प्रोफेशन है वो सदीक साहब का बेटर है कि वीजा एप्लीकेशन कैसे तैयार करनी है और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। तो मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन आपकी तरफ जाए सदीक साहब। नहीं सर, वो तो स्टूडेंट्स आज आपको सुनना चाह रहे हैं, हमसे तो जी, जी, स्टूडेंट्स जी, जो है वो डेली रहती हैं रास्ते में, तो जी, उसके जी। हवाले से तो डेफिनेटली हम इनको गाइड करते रहेंगे। आज तो हम आपकी बातें सुनना चाह रहे हैं। अभी एक सर स्टूडेंट का क्वेश्चन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है अभी, हाँ जी। कि उनका सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में आपका क्या बता दें जी। इंजीनियरिंग किसी लेवल की हो, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, स्वीडन इज पैराडाइज। ये आईटी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेम थिंग है। आपको एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा स्वीडन के अंदर जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हो और वो किसी रिसर्च वर्क पे काम ना कर रहा हो इस वक्त, या वाल्वो के लिए, स्कानिया के लिए, ठीक है ना, कि हमारी जो इनकी मेन इंडस्ट्री है ना स्वीडन की, वो 4-5 हो गई हैं, साब हो गई, स्कानिया होगी, वाल्वो, वो डिपेंड ही इसी चीज पे करते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियर लोगों को ना भी लैंग्वेज सीखें फिर भी आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन ये नहीं कि आप एयरपोर्ट से उतरते वहां कोई नहीं आएगा। आपको यू हैव टू सेटल डाउन, यू हैव टू पेनिट्रेट दिस सिस्टम, यू हैव टू सेंड सीवीज। मैंने एक स्टूडेंट आपके मिले थे एक भाई पिछले हफ्ते, वो उन कहते मेरा 6 महीने का कोर्स था, 1 साल का, तो मेरा ना वीजा 9 महीने का लगा, मेरा पर्सनल नंबर नहीं। मैं क्या, वो कोई मसला नहीं, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। अच्छा, पर्सनल नंबर आपको ले देते हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या, मैंने कहा तो जब से आया है कि जॉब अप्लाई की, कहते इससे यहाँ पे जॉब नहीं। मैं कहाँ कहाँ अप्लाई किया था, कहीं भी नहीं। अच्छा लियाकत साहब, वाकई एक तो जो इश्यूज है ना, ये देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो डेफिनेटली जब आते हैं स्टूडेंट पढ़ने के लिए, तो जो पुराने लोग हैं ना उन्हें वो बड़ा ज्यादा डिस्करेज करते हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स मिसगाइड हो जाते हैं। ये लाइव सेशन का सिलसिला का हमने स्टार्ट इस वजह से किया था कि ताकि स्टूडेंट जो है ना यहाँ से काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेके जाए, ताकि उनको इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना आए वहां पे जाके, जी, और अभी राइट किसी को, डायरेक्शन में जाए। जी, क्वेश्चन एक और है कि एमफिल एडमिशन का। स्वीडन एज सच है, यहाँ पे एमफिल उसको ये नाम नहीं देते, एमएस करवाते हैं आपके मास्टर के बाद, ठीक है। तो आपको एमएस में दाखिल मिलेगा उसके बाद। बिल्कुल सही है। बाकी बात तो आपकी ठीक है। आप स्टूडेंट्स जो है ना सर,
बहुत ज्यादा जो गलती पाकिस्तान से यहाँ पे स्टूडेंट जब आके करते हैं तो 30 क्रेडिट सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पाकिस्तान में पूछा जाता है ना, वो यही पूछा जाता है कि जी हम अपना वीजे का स्टेटस जो है वो स्विच कैसे कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा लोग गलती भी यही करते हैं कि मेन एप्लीकेंट अगर वाइफ है तो कोशिश हस्बैंड की ये होती है कि मैं कोई वीजा डाल के ना तो स्टेटस चेंज करूं, जहाँ पे बहुत ज्यादा रिजेक्शन भी आती है। मैं हाँ यहाँ पे आता हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ से भाई। अभी रिसेंटली पिछले 2 वीक के अंदर मैंने 12 अपील्स फाइल की हैं जो स्टूडेंट वीजो की रिजेक्शन की, जो एक्सटेंशन रिजेक्शन की है, ठीक है। जी जी उन 12 के अंदर इस सेम प्रोसेस पे सब लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। किसी के फीमेल ने, किसी के हस्बैंड ने, किसी के फीमेल, किसी के इस दोनों मेल और फीमेल, और उनमें एक भी 12 में मेन एप्लीकेंट नहीं है। लॉ के अंदर, इमिग्रेशन लॉ के अंदर वाजे लिखा है कि कौन स्वीडन के अंदर रह के वर्क परमिट ले सकता है, कौन बिजनेस वीजा अप्लाई कर सकता है। he or she should to be complete 30 credit hour. तो इसका मतलब मेन एप्लीकेंट। Second, you are a asylum seeker in Sweden and you have worked for 4 months and your asylum application has been rejected. ठीक है, ये 2 लोग स्वीडन के अंदर रह के अपना अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे में आता है रेयर केसेस में माइग्रेशन बोर्ड आपको वर्क परमिट इशू कर देता है डिपेंडेंट को या आपके किसी भी दूसरे जो भी आपका हो इधर को एप्लीकेंट। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर इतना स्ट्रांग हो कि उसको इकोनॉमिकल लॉस हो रहा हो आपका मुल्क छोड़ने की वजह से, जैसे स्पॉटिफाई के लोग हैं जो काम करते हैं उसमें, ठीक है, या अमेजोन के लिए काम कर रहे हैं, या जो लोग गूगल के लिए काम कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा वो अपर हैंड दे देते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर आपका अखबार में, आप इंश्योरेंस कंपनी में, कहीं पे भी आप टैक्सी ड्राइवर हैं, तो आपका राइट नहीं बनता, आप एलिजिबल ही नहीं है उसके लिए। आपका मेन एप्लीकेंट जाएगा इसके लिए। आप काम करते रहें भले उसके बाद भी कई साल करें। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। और किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो डायरेक्टली पूछ ले, फिर बाद में उनसे भी पूछने हैं। आपने आई लैकर साहब को हमने इसीलिए ज़हमत दी है कि जो No problem. स्टूडेंट्स के क्वेश्चन Until 9th सिद्दीक भाई, until 9th अप्रैल जब तक एडमिशन नहीं होते हम हर वीक अवेलेबल हैं, कोई मसला नहीं है। सर जी मेरा एक बिल्कुल क्वेश्चन है। जी जी यार। सर जैसे कि हमारे पाकिस्तान में होता है कि यूनिवर्सिटीज हमें प्रैक्टिकल वर्क नहीं करवाती या अपनी फील्ड में ग्रिप नहीं होती, तो देन उन स्टूडेंट्स के लिए क्या आप रिकमेंड करते हैं? जी देखें, यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क हर बंदे को मिलता है, अपॉर्चुनिटी सबके लिए एक जैसी है। यहाँ पे ऐसा कोई सीन ही नहीं है कि आपको ऑफर टीचर का नॉलेज वगैरह कम होता है। जैसे हमारे स्टूडेंट वीक भी होते हैं ना, अभी हर एक की ग्रिप नहीं ना होती, जैसे कंप्यूटर साइंसेज के स्टूडेंट होते हैं। जी लेकिन उसी लिए तो आपने 30 क्रेडिट और मुकम्मल करें, आप कंटिन्यू रखें अपनी स्टडी। मैंने शुरू में कहा था कि अपनी स्टडी मुकम्मल करें। जब आप 3 सेमेस्टर मुकम्मल कर लेते हैं, आपके थीसिस का टाइम आ जाता है, ठीक है, तो डेफिनेट आपको थीसिस यहाँ पे इस सेमेस्टर के अंदर मैंने बहुत से राउंड अबाउट 80 स्टूडेंट हु गॉट पेड थीसिस इन स्वीडन, वो सारे डिग्री कर रहे हैं और उनको मिला है। तो इसलिए आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ में मैंने जैसे बताया, किसी को वो क्राइटेरिया ये नहीं होता कि आप लोगों को आपके ग्रेड लो हैं ये इस तरह, ये लो नहीं करते। जो कंप्लीट कर रहे हैं, अपनी असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, पास कर हो रहे हैं, उनको आराम से आगे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और सेकंड, यहाँ पे तो बहुत ही इजी है। मुझे याद है हम लोग सेमेस्टर सिस्टम में भी थे तो हमें पढ़ के मिड और फिर फाइनल है। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, बहुत इजी सिस्टम है एजुकेशन का, आप आराम से अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हैं। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर मैं आपको पहले अपना बताती हूँ सिचुएशन, उसके बाद आप सजेस्ट करिएगा। मैं यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथेनबर्ग से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही हूँ और फर्स्ट टर्म मेरा क्लियर हो गया है सेमेस्टर का, और अब सेकंड टर्म के एग्जाम। जी सेमेस्टर में भी 2 टर्म्स हैं। जी तो फर्स्ट क्लियर है, सेकंड के अब एग्जाम्स हैं। हाँ जी, तो मेरी क्योंकि बेटी छोटी है, मुझे पढ़ने में काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी। मैंने स्टूडेंट कंसल्टेंट से बात की तो उन्होंने मुझे पेरेंटल लीव दे दी 1 साल की। जी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखें, जो यूनिवर्सिटी है ना, स्वीडिश यूनिवर्सिटी लॉ के अंदर है कि एनी स्टूडेंट हु वांट लीव फ्रॉम स्टडी, फ्रीजिंग कराना सेमेस्टर, अपने पेरेंट लीव लेनी हेल्थ की बेस पे, ये स्टूडेंट को लीव मिलेगी। लेकिन किन को लीव मिलेगी? ये लीव मिलेगी आपके जो नेशनल है स्वीडिश, जिनके पास ईयू का पासपोर्ट है, जो यहाँ के परमानेंट रेजिडेंस है। मैं कभी भी आपको सिस्टम नहीं कहूंगा आप स्टूडेंट लीव लें और फिर आपका वीजा एक्सटेंड नहीं होगा। यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी लॉ। माइग्रेशन डिसाइड करता है माइग्रेशन लॉ के मुताबिक। जब भी आप स्टडी गैप आता है, क्योंकि लॉ के अंदर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है,
कि पहले जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है पहले उसको पहले साल में 15 क्रेडिट आवर, दूसरे में 22.5 22.5 और तीसरे ईयर में उसको 30 क्रेडिट करने चाहिए। अगर आप पहले में आपने 15 कर लिए, गौतम यूनिवर्सिटी का मुझे पता है वो उनका दूसरे यूनिवर्सिटियों की तरह नहीं, वो एक सेमेस्टर में पूरे कोर्स ऑफर नहीं करती, वो एक एक करके मुकम्मल करके फिर अगला स्टार्ट करती हैं, ठीक है। अच्छा, उनका जो बाकी यूनिवर्सिटी थोड़ा सिस्टम डिफरेंट है, लेकिन स्टडी लीव का मशवरा मैं आपको कभी नहीं दूंगा, क्योंकि आपको पहले साल के अंदर अगर आप 15 कर लेते हैं फिर आपको दूसरे के अंदर 22.5 करने हैं, आप लीव पे नहीं जा सकते। सर मेरा अब जो 13 जनवरी को एग्जाम होना है ना, उसमें मेरे 30 कंप्लीट हो जाएंगे जी। फिर आप एक देखें, आपको एंड ऑफ द 2 ईयर जो आपका पीरियड बन रहा है ना 2 साल का, उसमें आपको चाहिए 37 टोटल। ठीक है। अगर आप 37 से लेस होंगी तो आपका वीजा एक्सटेंड नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं अभी ये जनवरी में 30 कंप्लीट कर लेती हूँ और जी, उसके बाद जॉब स्टार्ट कर देती हूँ, तो मैं उस जॉब की बेस पे अपना वीजा कन्वर्ट करवा सकती हूँ? जी, अगर आप 30 क्रेडिट मुकम्मल करने के बाद आपका राइट है कि आप अपनी ठीक जॉब है। वीजा अप्लाई कर दें और आप उस पे चले जाएं वर्क परमिट। तो फिर ये देखिए यहाँ सेफ पे है? एक और कंफ्यूजन भी है सिस्टर। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो स्टडी लेके गैप उसमें वीजा एक्सटेंड की एप्लीकेशन डाल के और फिर वेट करते हैं। जब एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है फिर अपील में जाके फिर बिजनेस वीजा अप्लाई करते हैं या वर्क परमिट, उसके बाद उनको सेटलमेंट का कोई चांस ही नहीं बचता बाकी। सही। तो आप मुझे ये, अगर मैं ये कर रही हूँ कि मैं जनवरी तक 30 कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद जॉब स्टार्ट करूँ, जॉब की कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर वर्क परमिट अप्लाई करूँ, तो फिर ये सेफ है कि फिर भी ना लूं लीव? नहीं, फिर सेफ है, फिर कोई मसला नहीं, फिर आपने लेना, फिर जब आपकी जॉब है फिर आपको यूनिवर्सिटी से खत्म हो गया आपका वीजा एप्लीकेशन स्टेटस ही चेंज हो जाएगा माइग्रेशन बोर्ड के यहाँ, ठीक है। ठीक जब है, आपका उसके स्टेटस वहाँ पे बाद चेंज हो गया फिर यूनिवर्सिटी का तो कोई ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਣ ਗਿਆ ਤੱਕੋ फिर लाइव लोग सर सवाल मैं करने 1 ईयर के बाद मैं अपना स्टडी कंटिन्यू कर लूं? जी जब आप नहीं, फिर आप स्टडी कंटिन्यू जब आपका आपने वर्क नहीं, परमिट बंद अप्लाई करने कर वर्क टर्म परमिट चली गई हैं, ठीक है ना, तो फिर आपका अपने एम्प्लॉयर के साथ तल्लक है, यूनिवर्सिटी का तल्लक तो आपका खत्म हो गया जो माइग्रेशन बोर्ड के साथ था एज ए स्टूडेंट एप्लीकेंट। तो इतना मैं आवाज स्टडी नहीं आनी फिर आपको फी पे करने की जरूरत ही नहीं, उसके बाद वो तो आपके एम्प्लॉय और आपके दरमियान है, वो आपको भेज देते हैं स्टडी लीव के लिए, लेकिन उस वक्त आपका वीजा कंटिन्यू रहेगा एज ए वर्क परमिट, नॉट एज ए ठीक है। स्टूडेंट। उसके बाद वो वर्क परमिट वाला वीजा कितनी देर चलता है? आपको जब तक आपके पास जॉब है अच्छा, वो चलता रहेगा, उसको मैंने रिन्यू करवाते जाना है? रिन्यू करवाएंगे 2 दफा मैक्सिमम आप करवा सकते हैं, जब आपको 4 साल मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाता है। और सर अगर वर्क परमिट की जगह बिजनेस वीजा अप्लाई कर दें 30 क्रेडिट आवर कंप्लीट कर जी सेम सिचुएशन है उसके लिए, लेकिन बिजनेस वीजा में कैच ये होता है कि जब आपकी एप्लीकेशन खोल जाती है साल के बाद, आप 2 साल के बाद परमानेंट हो जाते हैं। वर्क परमिट में अगर दरमियान में आपकी जॉब चली गई ना तो फिर आपका ड्यूरेशन 7 साल तक बढ़ जाता है, ये कोर्ट ने फैसला किया था, लुलियो कोर्ट ने लास्ट ईयर। अच्छा, और अगर वर्क उसका बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं? उसमें क्या क्या मुश्किल रिक्वायरमेंट्स हैं जिसकी बेस पे वो मिलता है? कोई ऐसी मुश्किल रिक्वायरमेंट नहीं, उसका इलाज हम लोग हैं, इसीलिए हम यही काम करते हैं दिन रात। ठीक है जी सर, आप अगर अपना नंबर छोड़ देंगे मैं इंशाल्लाह शेयर कर देता हूँ एंड पे जाके, ठीक है। आप जो है ना, वैसे इतने लंबे क्वेश्चंस अगर होंगे फिर तो सारे स्टूडेंट्स पूछ भी नहीं पाएंगे। आप इनका ना नंबर ले लियाकत साहब का, चैट में शेयर कर देते हैं, तो आप इनसे वो शेयर कर लें, इससे आपकी प्राइवेसी भी लीक हो रही है। कोई और स्टूडेंट क्वेश्चन करना चाह रहे तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके तो क्वेश्चन पूछ लें, ताकि फिर हम फर्दर जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें। ठीक है। यस सर, क्वेश्चन ये था, एक्चुअली मैंने कंप्लीट किया अभी MSc IT जी, और MSc IT मैंने अभी कंप्लीट की है, तो ठीक है। उसके बाद भी स्वीडन के लिए स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करना था, तो उसके लिए स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया होगा और इसके अलावा कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो कंपलसरी होंगी? एक्चुअली अभी तक मैंने ना आइल्स नहीं किया है, तो ये चेक करना है कि आइल्स कंपलसरी होता है या नहीं होता। आपने ये MSc IT कहाँ से किया है? ये मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से की है। और उससे पहले आपका क्या था? एसोसिएट डिग्री थी ADPIT। आप विदाउट आइल्स जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट के लिए। एक्चुअली ना आप मेरे ख्याल में भी आपकी क्यूरी आई थी तो हमने आपको उसमें ऐड कर लिया, आप सेशन में आ गए हैं। कि हमारा सेशन ना वैसे उन स्टूडेंट्स के लिए चल रहा है जो वहाँ पे सेटलमेंट के हवाले से जानना चाह रहे हैं। तो आपके पास नंबर भी है
आप विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट की किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए ना, उसमें आपको काफी जो है वो मिल जाएगा। नंबर ऑलरेडी आपके पास है, आप उस जी पर जी कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। स्कॉलरशिप के हवाले से लियाकत साहब, ये भी बड़ा हॉट टॉपिक रहा है लास्ट डेज में, क्योंकि अब 15 जैन जो है वो लास्ट डेट है। तो आप जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको कुछ छोटी सी टिप देना चाहें, क्योंकि उसमें हम हाँ, अलहदा मैं छोट अब मैं समझ गया हूँ कि बहुत बिल्कुल छोटी सी दूंगा सर, ज्यादा टाइम नहीं लगना जी। अच्छा, इसमें है कि एक तो एसआई स्कॉलरशिप है, वो टोटल 342 स्कॉलरशिप है 2021 के लिए। आप एसआई स्कॉलरशिप के लिए जा सकते हैं, लेकिन आप ये देख लेंगे 342 सिर्फ पाकिस्तानी के लिए नहीं है, फॉर होल वर्ल्ड, एंड यू गेट योर, मे बी हम लोग अपना शेयर 8 या 10 लोगों का ले सकें, ठीक है। आप उस पर ये डिपेंड ना करें कि मुझे 100% मिलना है, देयर विल बी टफ कंपटीशन फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम अदर कंट्रीज। फिर वॉल्वो की स्कॉलरशिप है, शालमार में स्कॉलरशिप है, आप हर यूनिवर्सिटी का ओन स्कॉलरशिप है, और वो आपको बेहतर सदीक भाई की रहनुमाई से ही आप उसको अप्लाई करें, वो बेहतर गाइड कर सकते हैं आपको। सर नहीं क्वेश्चन नहीं ये है नहीं, कि एक होता है गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलता है, वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से, वो मैंने सर्च आउट किया था तो वो जनवरी में ओपन होना था। इसका थोड़ा सा बता सकते एसआई हैं? स्कॉलरशिप कहते हैं उसको जी। और जी सर। बाकी हर यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप अपना है, वो उनका जिन यूनिवर्सिटी के साथ है भाई के एग्रीमेंट है, तो वो उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जी 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 सर, बिल्कुल। थैंक यू। लियाकत साहब, आप जानना चाहें अभी आपके साथ हम एक स्कॉलरशिप का एक कर रहे हैं प्रोग्राम। जी जी, मैं जब आपको रखें टॉपिक तो मैं बड़ी डिटेल से करूंगा सर उस पे। नहीं नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह, मेरे ख्याल में ना वो नेक्स्ट वीक में हम उसी पे करेंगे। सर आपका जब जी चाहता है, मैं आई हैव इनफ नॉलेज अबाउट दैट, नो इशू एट ऑल। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। हम आरबीएस स्टूडेंट्स हैं, वेट करते हैं। इस दफा हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं सेशन करते करते, कोई मसला तो नहीं, कोई मसला नहीं, नॉट इट। नेक्स्ट जो है वो स्कॉलरशिप के हवाले से करेंगे। जी जी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है ना सेटलमेंट के हवाले से, तो वो प्लीज आप पूछ लीजिएगा। बच्चों की एजुकेशन के हवाले से लियाकत साहब थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, कि बहुत सारे लोग ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जिनके बच्चे जो है वो 8 ईयर्स के हैं, 9 ईयर्स या 10 ईयर्स के हैं। तो जब वो वहां पे आएंगे तो बच्चों का एडमिशन कैसे होगा, कैसे वो बच्चों का एडमिशन अपना सिक्योर कर सकते हैं? आप जिस भी एडमिशन होता है आपका, जिस यूनिवर्सिटी में उस शहर में आएंगे, वहाँ आप जी लोकल म्यूनिसिपैलिटी में जाएंगे, ठीक है। वहाँ यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो उनकी एज के मुताबिक क्लास मिलती है उनको, नॉट अबाउट देयर ग्रेड्स, नॉट अबाउट देयर क्लास। अगर पाकिस्तान में कुछ मैंने देखा है कि हम लोग तो अभी यहाँ 7 साल में जो है क्लास, फोर्सकुलर क्लास 0 क्लास से शुरू करते हैं 7 साल में, और उसी तरह कंटिन्यू करते हैं। जब 8th में बच्चा होता है, 8th ईयर, तो वो 2nd क्लास में जाता है, ठीक है। तो उसी एज के लेवल से आपके बच्चे को स्कूल में जगह मिलेगी। आप लोकल म्यूनिसिपैलिटी में जाएंगे, वहां पे आपको लिस्ट देंगे आप किस एरिया में रहते हैं, उस एरिया में करीब करीब जो स्कूल होगा वहां पे आपके बच्चों को प्लेस किया जाएगा। हाँ, अगर आपके बच्चे ओ लेवल, ए लेवल कर रहे हैं, ठीक है, वो या एचईसी में पढ़ रहे हैं किसी और अच्छे इंस्टीट्यूट में पाकिस्तान में, तो जब ये मूव होते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम बनता है शुरू में, बाकी लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं बनता, ठीक है। उनका एनवायरनमेंट डिफरेंटली, टोटली डिफरेंट हो जाता है, यहाँ पे आके चेंज हो जाता है क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिए। सेकंड, यहाँ पे बच्चों के लिए कोई फी नहीं है किसी भी स्कूल के अंदर। हाँ, आपके बच्चे 6 साल से छोटे हैं, जैसे मेरे अपने डे केयर फोर स्कूलर हैं, वहां पे आपको आपकी इनकम का 3% पे करना होगा, लेकिन फ्रॉम क्लास 1 टू जिम्नेजियम यू नो नीड टू पे एनीथिंग। जबरदस्त हो गया। तो लियाकत साहब, ये एडमिशन बच्चों के करवाने में कोई डिफिकल्टीज भी आती हैं, यानी कि अगर देयर किसी इज के पास नॉट, फॉर एग्जांपल नो देयर इज, अगर आपके बच्चे, आप स्वीडन आ गए हैं, आपके बच्चों के पास पर्सन नंबर नहीं भी है, तो आपके बच्चे का राइट है, स्वीडिश बेसिक लॉ, इसको कहते हैं ग्राउंड लॉ ऑफ द कंट्री, कि हर बच्चा जो स्वीडन के अंदर है, चाहे वो सोमालिया में पैदा हुआ है, पाकिस्तान में, इंडिया में, उसका राइट है कि स्कूल जाना। डे 1 से आपके बच्चों को स्कूल मिल जाता है बगैर पर्सन नंबर के। यू वेट फॉर योर पर्सन नंबर, आपके ड्रेस रजिस्ट्रेशन, आप अडल्ट हैं, आपको एसएफई में एडमिशन नहीं मिलेगा जो स्वीडिश लैंग्वेज है फॉर इमिग्रेशन, लेकिन आपके बच्चों का राइट है कि डे 1 से उनको स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, नियर एज क्लोज टू योर होम। बस यही मेरा क्वेश्चन था कि पर्सनल नंबर जो है वो उसमें मैटर नहीं करेगा, नहीं विदाउट नहीं नहीं, पर्सनल नॉट एट नंबर। ऑल, नॉट एट ऑल। अच्छा सर, अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन है कि ये पर्सनल नंबर जो है ये अप्लाई कैसे किया जाता है? फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आए हैं जिनका ये 13 मंथ्स का वीजा वैलिड है, पर्सनल नंबर अप्लाई करने के बता दें कि पर्सनल नंबर के बेनिफिट क्या है और पर्सनल नंबर के बगैर डिफिकल्टीज क्या है? पर्सन नंबर के बगैर डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है और उसके बेनिफिट भी बहुत है। हम शुरू करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। पर्सन नंबर हर उस बंदे को मिलता है जिसका वीजा 1 साल का या 12 महीने या इससे ज्यादा हो, उसको इजीली पर्सन नंबर अवेल हो सकता है। वो स्टूडेंट जो 1 साल के कोर्स में आते हैं, मोस्टली उनको
13 मंथ का वीजा मिलता है, क्योंकि कोविड की वजह से कुछ स्टूडेंट को 10 महीने का मिला है, क्योंकि वो टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, एम्बेसी बंद रही है, इस वजह से ये रीजन रही। अगर आपको 13 मंथ का वीजा मिलता है तो आप इजीली अपना आराम से पर्सन नंबर, उसके लिए चाहिए 2 रिक्वायरमेंट है। आपका इमिग्रेशन का लेटर जो आपको मिलता है, पहला डिसीजन या आपका रेजिडेंस कार्ड हो आपके पास, और सेकंड आपका एड्रेस होना चाहिए स्वीडन में किसी के पास भी। ये जरूरी नहीं कि आपका अपना अपार्टमेंट हो, आपने रेंट पे ले लिया, आप किसी भी दोस्त के साथ शेयर करके एड्रेस और उससे पूछ के परमिशन लेके वहां जाके फाइल कर सकते हैं पर्सन नंबर टैक्स ऑफिस में। इट विल टेक अराउंड अबाउट 2 to 4 वीक्स, 2 से 4 हफ्ते लगते हैं, कुछ शहरों में 1 हफ्ता भी लगता है, आपको पर्सन नंबर मिल जाता है, फौरी तौर पे आ जाता है। और पर्सन नंबर के फायदे क्या हैं? जैसे आपके पास पर्सन नंबर आता है, आप अपने लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड हो जाते हैं, आपकी हेल्थ टोटली फ्री हो जाती है, उसके बाद आपको कहीं पे नहीं करना पड़ता स्वीडन के अंदर। आपको स्टेट बेनिफिट जितने हैं सॉरी टू डिस्टर्ब लियाकत साहब, वकार भाई आपका माइक म्यूट कर लें काइंडली, क्योंकि उससे ना डिस्टरबेंस आ रही है अंदर। मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, अगर अब डिस्टरबेंस होती है ना, वो फिर डेफिनेटली वो बात कर रहे थे दरमियान में काट ली है। ठीक है लियाकत साहब, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो जैसे ही आपको कोई एड्रेस मिलता है, स्वीडन पहुंच के अपने एड्रेस लेना है, जरूरी नहीं अपने अपार्टमेंट रेंट पे करना, किसी दोस्त का एड्रेस लें। अगर नहीं मिलता, सदीक साहब के जितने भी स्टूडेंट होंगे मैं उनकी हेल्प करूंगा यहाँ पे आते हुए, जो उसको भी एड्रेस चाहिए या जिस किस्म का भी कोई प्रॉब्लम हो, यू फील लाइक ए होम हियर, नो इशू एट ऑल। अच्छा, जो भी उसके बाद हम लोग उसका टैक्स डिपार्टमेंट जाएंगे, वहां अप्लाई करेंगे पर्सन नंबर के लिए। पर्सन नंबर मिलने के बाद आपको जमा तमाम स्टेट बेनिफिट, जैसे अभी सिस्टर कह रही थी पेरेंटल लीव पे जाना है, आपने कुछ भी करना है, ठीक है, तो आप वो बेनिफिट्स तमाम ले सकते हैं यहाँ पे रहते हुए। अच्छा, अगर आपके पास पर्सन नंबर नहीं है तो आपको हेल्थ के लिए पे करना पड़ता है, यहाँ पे फ्री नहीं मिलती आपको हेल्थ फैसिलिटीज। अगर आप बीमार हो जाते हैं, आप लाइसेंस बनाना चाहते हैं, आपका लाइसेंस नहीं बनेगा। आप पहली तो जो लर्निंग ले लेंगे, लेकिन आगे आप एग्जाम नहीं दे सकेंगे, आपका आईडी कार्ड नहीं बनेगा, आई कार्ड नहीं बनेगा तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा। आप बहुत से स्टूडेंट हैं, 90% स्टूडेंट जो फुडेरा में और ओबर में जॉब कर रहे हैं, या बुध बी में या वोल्ट में, तो उन सबको एफ्स का चाहिए होता है अपनी जॉब करने के लिए। वो आपका एफ्स का तो या टैक्स ऑफिस में रजिस्ट्रेशन नहीं हो गया होगा, आपके पास पर्सन नंबर नहीं होता है। लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जिन लोगों के पास पर्सन नंबर नहीं होगा, अगर आप एजुकेशन लिंक के जरिए हैं तो आपको हम हेल्प करेंगे पूरे प्रोसेस में। थैंक यू जी। और सर इसके अलावा एक जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या चीज है, जिसे लोग सी नंबर कहते हैं? वही मैं कह रहा हूँ, उसी में हम हेल्प करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए यहाँ पे दो प्रोसेस, जी यहाँ पे 2 प्रोसेस चलते हैं। एक तो पर्सन नंबर उसके पास आ गया जिसका वीजा लॉन्ग टर्म है, ठीक है। अच्छा, जिसके पास वीजा 6 मंथ का है, जिसको पर्सन नंबर नहीं मिल सकता, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर इशू करवाना होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर सेम चीज है, आप उस पर अर्निंग कर सकते हैं, उस पर वीजा अप्लाई कर सकते हैं, हर चीज हो जाती है, ठीक है। आप उस पर अपनी कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं, आप घर ले सकते हैं, सारी चीजें सेम है। लेकिन आपके वो जो लास्ट 4 सिफर है ना, डिजिट है, वो चेंजेबल है, जब चाहे उनको टैक्स ऑफिस चेंज कर सकता है। जबरदस्त, ठीक हो गया। मुझे जो, अगर मेरे पास 1 साल से ज्यादा का वीजा है, तो मुझे जो पर्सन नंबर फर्स्ट टाइम मिलेगा, मेरे लास्ट 4 डिजिट होल लाइफ जब तक मैं जिंदा हूँ वही रहेंगे। लेकिन जिनके पास कोऑर्डिनेशन नंबर है, उनके वो चेंज हो जाएंगे। अच्छा, वो चेंज हो जाएंगे, सही। और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो पूछ लें, फिर बाद में ये सेशन जो है वो आगे फिर हम मूव करें आगे फर्दर क्वेश्चंस की तरफ। जी सर, आगे सर ने वर्क परमिट का बताया था कि अगर वर्क परमिट के दौरान जॉब आपकी चली जाती है, तो वो सॉरी थोड़ा रिपीट कर दें कि सर ने बताया था कि अगर वर्क परमिट के दौरान आपकी जॉब, हाँ, स्वीडन में अगर आप 30 क्रेडिट आपने मुकम्मल कर लिए हैं या आपने डिग्री मुकम्मल कर ली है, जॉब सर्च वीजा आपके पास, उसके बाद आपको जॉब मिल गई, ठीक है। अगर आप जॉब करते हुए ड्यूरिंग जॉब आपकी जॉब चली गई है, आपने फर्ज किया 1.5 ईयर किया, पहले 2 साल का आपको वर्क परमिट मैक्सिमम मिलता है, ठीक है। अगर आपको 2 साल का मिला, आपने 1.5 साल जॉब की है, तो आपका वीजा कंटिन्यू है, अभी आपकी जॉब चलेगी है। तो उसके पास 2 ऑप्शन है आपके, विद इन 3 मंथ आपने उसी प्रोफेशन में जॉब ढूंढनी है और अप्लाई करना है। आपको नेक्स्ट, जब आपका वीजा एक्सपायर होने के करीब होगा, पहले दिन से जाके आपने अप्लाई नहीं करना, जब आपका वीजा एक्सपायर हो जाएगा फिर आपने न्यू वीजा के लिए अप्लाई करना है। उसी रेजिडेंस परमिट, उसी वैलिड वर्क परमिट के आप जॉब कर सकते हैं किसी और एम्प्लॉयर के पास। सेकंड, अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये करना होगा कि आप अपना बिजनेस वीजा रिजेक्ट अप्लाई कर दें। अपनी रिजेक्शन की तरफ या कंट्री छोड़ने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लॉ कहता है कि व्हेन यू हैव पेड 6 मंथ टैक्स इन स्वीडन, you have right to extend your application as a business visa or find another job। अच्छा, अगर आपकी 2 जॉब आप करने लग गए हैं
दरम्यान में 6 माह का गैप है। जब आप अप्लाई करेंगे नेक्स्ट एक्सटेंशन के लिए या परमानेंट के लिए, तो वो ऐड होगा कि आपको 6 माह का दोबारा वो पीरियड पूरा करवाएंगे। इसी तरह अगर आपकी 3 दफा जॉब चली गई है तो वो 7 साल तक आपको ले जाएंगे एक्सटेंड करते हुए। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। तो भाईजान आप इतनी लंबी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आपने एप्लीकेशन पुट कर दी है दोबारा कि नहीं अभी? जी, मालमो के बारे में अभी एक क्वेश्चन आया है। आप कह लें कि मालमो हब है स्कैंडिनेविया की, इसके कोपेनहेगन और डेनमार्क और स्वीडन के दरमियान में, ठीक है। बहुत से लोग डेली मालमो का पुल क्रॉस करके या फेरीज के जरिए हेल्सिंगबोरी से मालमो से, थर्ड लार्जेस्ट सिटी है स्वीडन का, वहां पे फॉरेनर बहुत ज्यादा हैं और जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा है मालमो के अंदर, ठीक है। लेकिन बहुत से हमारे स्टूडेंट डेली जाते हैं जॉब करने के लिए कोपेनहेगन से बहुत से लोग जॉब करने आते हैं मालमो के अंदर। जबरदस्त। एक्चुअली सर मेरा क्वेश्चन एक और ये है कि जब स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी को चूज करें तो आया बड़े सिटीज में अप्लाई करने को उनको बेनिफिट है या छोटे सिटीज को वो टारगेट करें? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स यानी कि जो भी भाई ये डेफिनेट हर बंदे के यही होता है कि जैसे अगर मैं अपने गांव से 340 किलोमीटर है लाहौर से, ठीक है, अगर लाहौर मूव होता हूं तो किसी रीजन से मूव हुआ ना, ठीक है, मैं उसके लिए। अच्छा, अगर आप, लेकिन इसमें 2-3 ऑप्शन आ जाती हैं। अगर आप में थोड़ी कैपेबिलिटी है, आप एफर्ट जरूर करें। आप स्टॉकहोम में बैठे हो, उपसला यूनिवर्सिटी बैठे हो, आप लोलियो में हो, गोथनबर्ग में हो, लीनियस में हो, कार्लस्टाड में, कालमार में, वेयर एवर यू आर, देयर आर अपॉर्चुनिटीज, यू हैव टू ग्रैब दीज अपॉर्चुनिटीज। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी अपने दोस्त की, जो आपके पिछले सेशन में भी थे, शाजी आपके साथ, ठीक है ना, वो तो मेरे साथ ही रहते हैं। या मैं स्वीडन के अंदर खोपडे में और यहीं रह रहा हूँ पिछले 17-18 साल से, वो भी इधर ही है। सारे लोग जॉब कर रहे हैं। मेरे गांव में एक भी पाकिस्तानी ऐसा स्टूडेंट नहीं है, सारे स्टूडेंट थे 20 के 20 जिसके पास काम नहीं है। तो सारे मुल्क में आपको लीनियस में मिलता है, तो वहां भी मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपको कोई कहे कि सर रसीक साहब मेरे पास जॉब नहीं है, सारे काम कर रहे हैं, 100% काम कर रहे हैं। ऐसे ही है वो तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं लेकर सब, जॉब का इतना बड़ा इशू नहीं है जितना लोगों ने बना दिया है। यानी कि स्वीडन के अंदर जॉब एक भी बंदा ऐसा नहीं है स्वीडन के। अब मैंने पिछले कल की शायद आपने पढ़े ग्रुप में, मैंने 2 ऐड लगाई हैं कि ग्रोसरी स्टोर के लिए मेरे क्लाइंट को बंदे चाहिए, और दूसरी मैंने उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लगाई गोथनबर्ग में। अभी तक तो किसी ने अप्लाई नहीं किया है, 48 ओवर होने के हैं। सही है, बिल्कुल सही है। और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है कि हम आगे फिर लियाकत साहब से जीत में वो एक टॉपिक डिस्कस कर लें छोटा सा? अभी तक का किसी का कोई क्वेश्चन है तो आज हमने ये Ask any question if anyone want to know more, स्टूडेंट्स लोग या जो लोग स्वीडन के अंदर हैं। लियाकत साहब एक्चुअली मेरे ख्याल में स्वीडन के अंदर जो स्टूडेंट्स है ना वो तो कोई भी नहीं। आज हमने ना अपना जो ग्रुप जो न्यू है ना, ऑटम 2021 का हमारा ग्रुप चल रहा है ना, उस ग्रुप में से मैंने स्टूडेंट्स लिए हैं, उनको मैंने मैसेज किया था। अभी मैम से बात हुई थी ना, वो गोथनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं ऑलरेडी। हाँ जी, वो किसी ने उनके साथ लिंक शेयर किया होगा। जो ऑलरेडी स्टूडेंट चले गए उनके साथ हमने सेशन नहीं रखा। उनको तो वो तो डायरेक्टली आपको अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी, उनकी वेस्ट थी। एक दिन आपके स्टूडेंट जो थे एहसन साहब, उनका फोन आया था कि हम लीनियस में किस दिन करना चाह रहे हैं। मैं क्या कोई मसला नहीं, आप सीख भाई से बात कर लें तो हम जॉइंटली करेंगे कुछ चीज ना। हाँ नहीं, बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने मेरे साथ भी बात की थी, तो इंशाल्लाह उनके साथ भी होगा सेशन हमारा। ठीक है लियाकत साहब, मेरे ख्याल में अब स्टूडेंट्स के क्वेश्चन जो है ना उस सेशन के बाद आएंगे, और नेक्स्ट सेशन हमारा इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सैटरडे को ही होगा। जी नो प्रॉब्लम। आप जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों के, सारे उनको एक्यूमुलेट करें, मैं हाजिर हूँ। जो भी किसी भी स्टूडेंट को जो भी स्वीडन आना चाहता है स्टडी के लिए, और फैमिली स्पेशली उनके चिल्ड्रन, उनका फ्यूचर सेटलमेंट, इमिग्रेशन लॉ, चेंज इन लॉज, तो मैं तमाम जितनी भी है ये चीजें सारी हम डिस्कस करेंगे 1 by 1। जी बहुत शुक्रिया लियाकत साहब आपके टाइम का। थैंक यू वेरी मच सदीक साहब, हैव अ नाइस टाइम टू ऑल एंड एंजॉय योर वीकेंड्स। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। हेलो, अल्लाह हाफिज सर। जी अल्लाह हाफिज।